हेलो गाइस, मैं सौरभ तिवारी। काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 3-4 साल जो भी हो चुके हैं। 9th 10th 11th 12th बच्चे सभी पढ़ा रहा हूँ। किसी को कोई सब्जेक्ट, किसी को कुछ सब्जेक्ट, बट जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ मैथ्स के अच्छे से क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसे आप लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है, लेकिन एक्चुअल में बड़े ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल ठीक हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल 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 आसान हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एरिया से कि 10a अपॉन में 1 माइनस में cot a प्लस cot a अपॉन में 1 माइनस में 10a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10a प्लस cot a। ऊपर क्या लिखा है, आपको प्रूव करना है। प्रूव का मतलब क्या है, LHS को किसके इक्वल दिखाना है, RHS के। आपको पता ही है ये क्या होता है, LHS, और ये क्या होता है, RHS। तो जब भी हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो LHS को लेते हैं, RHS के इक्वल दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो, अब बोला है कि प्रूव करना है तो हम प्रूव करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। 10a लिखा है, 10a को 10a लिखा रहने देते हैं। 1 माइनस cot a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 10a। 1 अपॉन में 10a क्यों लिख सकते हैं, इसका लॉजिक अभी बता देते हैं आपको। ये cot a है, आप इसको भी 1 अपॉन में 10a लिख सकते हैं, और इसके बाद 1 माइनस में 10a। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ कि हम 1 अपॉन में 10a लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है cot a प्लस में 10a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जब इतना लिखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 1 अपॉन में cot a इज इक्वल्स टू 10a और 1 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू cot a। आपने इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, ये 10a इधर डिनोमिनेटर में, लेकिन इसके में नहीं है, इसका भी डिनोमिनेटर बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 10a ऊपर वाला एज इट इज, ये हो जाएगा 10a माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 10a, और होल के अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 10a। इधर क्या रहेगा, इधर बिल्कुल सेम चीज रहेगी, अभी 1 अपॉन में 10a और 1 माइनस में 10a। अब ये 10a इधर इसके साथ डिवाइड में है, तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a अपॉन में 10a माइनस 1 प्लस करेंगे 1 अपॉन में 10a 1 माइनस में 10a। यहां पर कोई चेंज नहीं है। अब ये देखो, यहां पर 10a है, यहां पर 1 माइनस में 10a है। अगर हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है तो इसको 10a माइनस 1 बनाना पड़ेगा, 1 माइनस 10a बनाना पड़ेगा, या इसको 10a माइनस 1 बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 10a माइनस 1 बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, बड़ा ही आसान है। 10 स्क्वायर a अपॉन में 10a माइनस 1, यहां प्लस का साइन था, ये हो जाएगा माइनस का साइन। 1 अपॉन में 10a तो एज इट इज लिखा रहेगा, बस इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 10a माइनस में 1। जब ये क्वेश्चन इतना हो जाएगा तो ये 10a माइनस 1, ये भी 10a माइनस 1। आपके पास 10a यहाँ पर इधर एक्स्ट्रा है, तो आप इसको क्या करा दोगे, उधर मल्टीप्लाई करा दोगे। और जब उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 क्यूब a माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 10a और 10a माइनस 1। इतना होने के बाद इस क्वेश्चन को हमने आधा सॉल्व कर लिया है, आधा सा और बचा हुआ है। आधा सा और करने के लिए कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे 10 क्यूब a 1 और माइनस 1। अगर 1 की भी क्यूब लिख दें यहाँ पर तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 की क्यूब ऑब्वियसली 1 ही होगी, और माइनस 1 की क्यूब क्या होगी, माइनस 1 ही होगी, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 10 क्यूब a माइनस 1 की क्यूब, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपॉन में 10a माइनस 1। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, उसका नाम है a की क्यूब माइनस में b की क्यूब। और जब मैं a की क्यूब माइनस में b की क्यूब लगाऊंगा तो ये सॉल्व किस तरीके से होता है, a माइनस b, इसके बाद a स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 1, इस तरीके से सॉल्व होता है। आप लोगों को पता ही है, ये तो बड़ा ही आसान है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये लिखा जाएगा 10 a माइनस में 1, यहां लिखा जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर a, यहां लिखा जाएगा प्लस
10a 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 10a ही रहेगा और प्लस का 1 अपॉन में क्या आएगा 10a माइनस में 1 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर इन सबके नीचे अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a अपॉन में 10a फिर प्लस का साइन 10a अपॉन में 10a और इसके साथ 1 अपॉन में 10a। यहां तक चीजें समझ में आई। अब आपको प्रूफ इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग करना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चेंज करोगे। 10a से 10a कटेगा 1 हो जाएगा, 10a से 10 स्क्वायर a कटेगा तो सिर्फ 10a बचेगा और 1 अपॉन में 10a तो आपको पता है cot a होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 प्लस में 10a प्लस में cot a, यानी कि यही तो आपको चाहिए था। और जब ये चाहिए था तो आप लिख सकते हो क्या कि LHS इज इक्वल्स टू RHS और आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ये ऐसा क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है अगर बच्चे बेसिक्स पर ध्यान दे तो। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे किसी और टॉपिक का, देखते हैं जरा कौन सा टॉपिक लेते हैं। अपना नया क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि कोई एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस तरीके से ये 7 मीटर हाई है और इसके टॉप व्यू से यानी कि यहां से कोई सामने ना टावर है बिल्डिंग के, तो ऊपर जो टॉप व्यू है ना उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री और इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग से अगर आप डिप्रेशन देखोगे टावर का फुट की तरफ तो वो है 30 डिग्री। इस तरीके से अगर हम इसको फिगर को एक ज्वाइन करें और फिगर एक ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार ये फिगर दिखाई देगी। ये हो जाएगा A, B, C, D और E। आपको क्वेश्चन में बोला गया है यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और जब आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है इट मींस यू नीड टू फाइंड EC, और EC फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या गिवन है, सिर्फ DC की वैल्यू 7, क्योंकि ये 7 तो वो भी 7। अब एक चीज ध्यान से देखना, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे क्वेश्चन में आता है तो हमें क्या चीज दिखाई देती है, हमें सिर्फ एक चीज दिखाई देती है पाइथागोरस थ्योरम। बट क्या यहाँ पर वो चीज अप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर गिवन है या बेस गिवन है, बाकी कोई चीज गिवन है ही नहीं। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है। तो अब जब हमारे पास यहाँ पर एक चीज है तो हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट याद आता है कि जब भी हम थीटास एंगल्स की बात करते हैं तो वहां पर हम एक अलग अलग तरीके से चीजों को निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना प्लीज, इन ट्राइंगल ADC, और जब इन ट्राइंगल ADC की बात करूंगा तो ADC में देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गई। तो आप लिख सकते हो कि आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है, बट आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ऐसे लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है, आप लोगों को पता है किसका होता है, tan थीटा का होता है। और यहाँ पर थीटा यानी कि वैल्यूज कितनी है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आ गया tan 30। परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, नाम दे देते हैं। परपेंडिकुलर हमने किसको माना है, DC को, और बेस किसको माना है, AD को। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अंडर रूट में 3 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि DC की वैल्यू 7, AD की वैल्यू कुछ नहीं है। अब AD उधर जाएगा, AD की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 7 अंडर रूट में 3 मीटर। क्या यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। अब इसके बाद मैं सेम चीज अप्लाई करता हूं दूसरे ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल ADE, क्योंकि हमें एक्चुअल में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, EC की, तो उसके लिए ये वाला ट्राइंगल लेना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। अब यहाँ पर भी क्या tan ही अप्लाई होगा, बिल्कुल, क्योंकि अपने पास क्या है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, बेस तो यही रहेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पर यहाँ पर एक चीज में चेंज है, क्या चेंज है बताओगे जरा, यहाँ एंगल में चेंज है, tan 60 हो जाएगा। tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है
ई डी और बेस क्या है ए डी। ई डी की वैल्यू आपको पता है। अच्छा 1060 की वैल्यू क्या होती है, जस्ट 1030 का रेसिप्रोकल यानी कि √3। और ईडी की वैल्यू पता है, नहीं पता। ईडी की वैल्यू पता है क्या, 7 √3, बिल्कुल पता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। ये 7 है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल्स टू ईडी। और √3 यानी कि एक 3 कॉमन, 7 × 3 इज इक्वल्स टू ईडी। ईडी की वैल्यू कितनी आई, 21 इज इक्वल्स टू व्हाट, ईडी। और जब ईडी की वैल्यू 21 आ गई, ईडी की वैल्यू 21 आ गई, तो आपको अब क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। आप कैसे लिखोगे, ईडी प्लस में व्हाट, आपने दूसरी डायमेंशन क्या लिखी थी यहाँ पर, डीसी। तो ईडी प्लस डीसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईसी। डी से डी कट जाएगा और सी कॉमन आ जाएगा, डी और डी कट जाएंगे और ईसी बचेगा, तो ईसी आ गया। ईडी क्या हो जाएगा 21 अभी निकाला, डीसी क्या है 7, तो टोटल क्या हो जाएगा 28 मीटर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। अब एक और क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। उसको थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल है। मुश्किल भी क्या है, क्योंकि वो एक्चुअल में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और जब चीजें फॉर्मूला बेस्ड हो जाती है तो बच्चों को क्या हो जाता है कि सिर्फ फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला रटने के चक्कर में चीजें को गलत कर देते हैं, और वही चीज उन्हें पेपर में क्या करती है, मार्क्स कटवाने का काम करती है। तो आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद आंसर को लिखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन है एक टॉय है जो कि फॉर्म में है हेमिस्फीयर की और सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि हेमिस्फीयर की शेप में और सरमाउंटेड किसके साथ, कोन के साथ, विद द सेम बेस रेडियस एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इसमें कोई डायग्राम की नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ मांगा नहीं हुआ, नॉर्मल सी बातें कर रखी है सीधी सीधी। इफ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, ये यहां पर बोल रहा है कि जो रेडियस है वो क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। और एक बात और बोल रहा है क्वेश्चन ही, क्या बोल रहा है जी, वैल्यू ऑफ कोन किसके इक्वल है, 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसके बाद क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट हाइट, HEIGHT हाइट। हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। क्या, कौन सी हाइट है ये है आपकी स्लैंट हाइट, जिसे आप बोलते हो L। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया मांगा है और हाइट मांगी हुई है, यानी कि दोनों में कोई कनेक्शन है जी, बिल्कुल है। जब आप TSA निकालोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, CSA ऑफ कोन चाहिए होगा। CSA ऑफ कोन आप कैसे निकालते हो, पाई आर एल करके। तो आपको इस L की नीड होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर का जब आप CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालोगे तो आपको इस चीज की कोई नीड नहीं होती, उसका सीधा फॉर्मूला होता है सर्कल जैसा, बस 2 आगे इंडल्ज कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं, 2πr² बन जाता है। तो उसमें कोई नीड नहीं है, इसके लिए जरूरत है। तो आप पहले क्या फाइंड करोगे, हाइट फाइंड करोगे। और हाइट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का यूज करना पड़ेगा। लाइन क्या दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके इक्वल दे रखी है, 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा मेरे को, 1/3πr²h। और इसका क्या होता है, 2/3 तो लिखा ही हुआ है। और कितनी अच्छी बात है, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, 2/3πr³। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है तो L निकालने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। 1/3πr²h इधर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और πr³।
अब आपको h निकालना है, बट क्या ये वो वाला h है जो आपको ऊपर चाहिए? नहीं, ये नॉर्मल h है। पहले आप h निकालते हैं, l की बात बाद में करेंगे। h को इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 4/9 पाई r क्यूब। ये तो इतना लिखा ही है, ये 3 इधर डिवाइड में सबके साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। h के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कटेगा, r2 से r3 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ r बच जाएगा। 3 से h नहीं आएगा, सॉरी h तो हमें निकालनी है, और 3 से 3 यहां पर आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये बचेगा 4/3 r। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 r। और आपको r की वैल्यू पता है क्या ऊपर? जी हाँ बिल्कुल पता है। तो h इज इक्वल्स टू व्हाट 4/3 इंटू में 21, आंसर आएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 4 जा 28। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। अगर आपके पास h की वैल्यू आ गई है ना, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि h की वैल्यू आने के बाद आप l की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। आप सभी को पता है l की वैल्यू कैसे निकालते हैं। l इज इक्वल्स टू, l कैसे निकालोगे, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h के स्क्वायर की वैल्यू क्या है चेक कर लेते हैं, h आपने अभी निकाला है, वो है 28 यानी कि 28 का स्क्वायर। r का स्क्वायर क्या है 21 का स्क्वायर है। इतना होने के बाद आप एक चीज इजीली देख सकते हो, ये 28 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं दोनों से बड़ा ही आएगा। और 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, आंसर आएगा 1225, और 1225 किसका स्क्वायर होता है ऑब्वियसली 35 का। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। और जब आपके पास L की वैल्यू 35 आ जाएगी, तो सिंपल सी बात लिखनी है, TSA ऑफ टॉय कैसे लिखा जाएगा, TSA of a toy is equals to CSA of cone plus CSA of hemisphere। ये बात तो आप सभी को पता है, सभी को पता होती है ये बात। और CSA of a cone की बात करेंगे तो फॉर्मूला आएगा पाई आर एल। CSA of hemisphere की बात करेंगे फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों जगह कॉमन है, इसको कॉमन ले लो, पाई आर अंदर बचेगा यहाँ पर एल, यहाँ बचेगा 2r। सब सारी वैल्यूज आपके पास है, फटाफट वैल्यूज डालेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 22/7, r की वैल्यू क्या रहेगी 21 रहेगी, l की वैल्यू क्या है 35 प्लस 2 इंटू में 21। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में 21, अंदर की वैल्यू आएगी 77, 21 इंटू 2 दैट इज 42, 42 प्लस 35 77, 7 3 जा 21। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे 77 इंटू 3 इंटू 22, तो आपका आंसर होगा 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। एक बार स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी होगी, और जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आएगा। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।